तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 519 के बारे में। और ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा था गीटे किम और शिनू हान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इन दोनों के अभी यहाँ पे पंगे होने ही वाले होते हैं। वैसे भी गीटे की शक्ल देख के कोई यही सोचेगा कि ये यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आ रखा है, इसलिए शिनू गीटे को कहता है, क्या तुझे लगता है कि तू मेरी स्पीड को हैंडल कर सकता है? बट इतने में ही गीटे शिनू का मुंह पकड़ के उसको नीचे की तरफ मोड़ देता है जैसे शिनू कोई रबड़ होगा। बट इसके बावजूद भी शिनू एक दो लाते बजा देता है गीटे के मुंह पे। लेकिन गीटे को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे इन लातों से कोई भी असर नहीं हुआ है। गीटे का ध्यान अभी शिनू की तरफ तो होता ही नहीं, वो अभी कहीं और देख रहा होता है। और गीटे को देख के शिनू अपने मन में बोल रहा होता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा मजबूत है, लेकिन आखिर ये बंदा भी देख कहाँ रहा है। इतने में ही हम देखते हैं गीटे के बगल से चलता हुआ आ रहा होता है जेक किम। लेकिन जेक को देख के गीटे को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके सामने से गैब्रियोंग किम चलता हुआ आ रहा है। जेक मस्त करता हुआ यहाँ पे आ रहा होता है और कहता है, शिनू आखिर बात क्या है? तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं सोच रहा था हम दोनों बैठ के साथ में राइस सूप पियेंगे। एक मिनट, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? बट इतने में ही जो गीटे होता है सीधा आके जेक को गले लगा लेता है और कहता है, तो आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। और ये सब कुछ देख के शिनू पीछे से बोल रहा होता है, क्या? आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या तू सच में जेक का दोस्त है? लेकिन अगर ये जेक का दोस्त है तो मैंने तो इसके मुंह पे लाते बजा दी हैं। लेकिन शिनू को यहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करा जा रहा होता है। और जेक ने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहने होते हैं उनको देख के गीटे बोलता है, फाइनली तो आखिरी वाला भी मुझे मिल ही गया। जेक कहता है, क्या? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इतने में ही जेक गीटे की कमर में एक लाइटर लटका हुआ देखता है और इस लाइटर को देख के याद आता है जेक को कि ये वही लाइटर है जो उसकी मदर के पास हुआ करता था। इसलिए जेक बहुत ही हैरान होकर गीटे को कहता है, आखिर तेरे पास ये कहाँ से आया? गीटे ये लाइटर जलाता है और स्टाइल में कहता है, ये लाइटर मुझे उस औरत से मिला है। उस औरत ने मुझे ये लाइटर इसलिए दिया है कि बदले में मैं उसके बच्चे की जान ना लूं। तेरी माँ ने मुझसे विनती करी थी और कहा था कि रिश्तेदारों को आपस में खून नहीं बहाना चाहिए। जेक कहता है, क्या रिश्तेदार? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जेक को भी वो सारी की सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसकी मदर ने उसको गीटे किम के बारे में बताई थी। इसलिए जेक को भी पता चल चुका होता है कि ये बंदा गीटे किम है, उसका हाफ ब्रदर। इतने में ही गीटे जेक को कहता है, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे तेरा जवाब अच्छा नहीं लगा तो जो यहाँ पे होगा वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जेक किम मुझे जवाब दे, आखिर तू गैब्रियोंग किम के बारे में क्या सोचता है? इतने में ही जेक गीटे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हरामखोर, मैं तुझे अब तक बस इसलिए सुन रहा था क्योंकि तू मेरा भाई है, लेकिन तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है कि अगर तुझे मेरी बात पसंद नहीं आई तो तू मुझे जान से मार देगा। और आखिर तू भला मुझसे गैब्रियोंग किम के बारे में क्यों पूछ रहा है? मुझे गैब्रियोंग किम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, भले ही हो सकता है कि वो सबके लिए एक हीरो हो। गैब्रियोंग किम बस अलग अलग औरतों के साथ अपना चक्कर चलाता रहता था, वो बस एक प्ले बॉय था जो कि दुनिया को ऐसे दिखाता था जैसे वो एक हीरो है। वो तो तुम्हारी माँ के साथ भी नहीं टिका, वो हमेशा किसी नई औरत के साथ रहता था। इसीलिए मेरे लिए गैब्रियोंग किम कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बस वो एक कचरे का ढेर है। जेक की ये सारी बातें सुन के गीटे जेक को बिल्कुल ऐसे उठा लेता है जैसे जेक कोई बच्चा होगा और साथ ही में स्पेनिश भाषा में कहता है, ये तो सच में कमाल है, लगता है ये ग्लव्स बिल्कुल सही हाथों में हैं। गैब्रियोंग के सारे बच्चों में से सिर्फ तू ही एक है जो मुझे अच्छा लगा, बाकी के मुझे पसंद नहीं आए। और जेक हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये मुझे किसी बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है? शिनू भी गीटे की बात सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है? क्या इसका कहने का मतलब यह है कि इसने अपने सारे के सारे भाइयों को जान से मार दिया है और ये यहाँ पे अभी जेक को जान से मारने के लिए आ रखा था? अगर जेक सही जवाब ना देता तो ये जेक को भी जान से मार देता। लेकिन अभी के लिए जो गीटे होता है यहाँ से जाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, काफी समय बाद मुझे इतना ज्यादा मजा आया है, अलविदा मेरे छोटे भाई। और यार गीटे को देख के यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी चीजें कलेक्ट कर रहा है जो गैब्रियोंग किम के पास हुआ करती थी। बट उसने जेक से गैब्रियोंग किम के ग्लव्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसे जेक का जवाब पसंद आया। तो खैर गीटे यहाँ से जा चुका होता है और शिनू की अभी बत्ती गुल हो चुकी होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा हैरान होता है। शिनू को इतना ज्यादा हैरान देख के जेक कहता है, शिनू आखिर क्या बात है? तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? तुमने तो ऐसा चेहरा बना रखा है जैसे तुमने भूत देख लिया है, आखिर बात क्या है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गीटे किम तुम्हारा राइवल बन सकता है क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है? शिनू कहता है, जेक मैंने उसको हल्के में नहीं लिया था, अभी मैंने अपनी पूरी ताकत और स्पीड के साथ उसके ऊपर हमला करा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वो बंदा चीज क्या है? आखिर ये चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गीटे अपनी कार में आके बैठ चुका होता है और किसी को कॉल पे कहता है, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने पर्सनल मैटर्स निपटा लिए हैं, मुझे जो जवाब चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली का फ्रूट स्टोर, जहाँ पे एमी काफी सारे सेब उठा के जा रही होती है और कुछ गिरा भी रही
रही होती है, इसलिए एमी को उसके काम के लिए मिलते हैं 82 पॉइंट्स। नेटली अभी पाइनएप्पल्स काट रही होती है लेकिन उसको टाइम लग रहा होता है, इसलिए उसे मिलते हैं 88 पॉइंट्स। शैली अभी कुछ पेपर वर्क कर रही होती है लेकिन वो अपने सामने वाले बंदे के ऊपर चिल्ला रही होती है जो सबको पॉइंट दे रहा होता है, इसलिए शैली को मिलते हैं 0 पॉइंट। और दरअसल इन सबको पॉइंट दे रहा होता है हडसन, जो खुद कुछ भी नहीं कर रहा होता है और एक जगह पे बस खड़ा होता है। और सैली हडसन में इसलिए ही चिल्ला रही होती है कि खड़ा होकर बस सबको पॉइंट दे रहा है और खुद कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन यार हडसन बिजनेस के मामले में एक अलग ही लेवल का बंदा है। मतलब अगर हडसन पहले से एली लोगों के साथ रहता ना भाई तो किसी का नाम ही नहीं रहता। बिजनेस करना हडसन भाई ने सबको सिखाया है। ये जितने भी सेठ बन के बैठे हैं ना, ये सारे के सारे हडसन भाई से सीखे हैं। और इसी तरीके की बात है, हडसन अभी शैली को बोल रहा होता है कि अगर पहले से तुम मेरी मदद लेते तो आज तुम पता नहीं कहाँ होते, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो और तुम्हारा बिजनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। शैली का मत्था हडसन को देख के खराब तो हो रहा होता है लेकिन हडसन कुछ गलत नहीं बोल रहा होता, क्योंकि हडसन ने जब से बिजनेस में इनकी मदद करी होती है तब से इनका बिजनेस काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका होता है। इसीलिए इनके स्टोर के सामने हम इतने सारे बंदों की भीड़ देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा डीप में और जाके बताऊं तो हडसन ने यहाँ पे इस्तेमाल करा होता है एली लोगों के चेहरे का। जैसे कि इस शॉप के लेमन सिर्फ लेमन नहीं होते, उनका पूरा नाम होता है फ्रेश लेमन एली जैंग। उसी तरह से वेरेन के नाम पे तरबूजे बिकते हैं यहाँ पे, और खासकर लड़कियां और औरतें इन लॉन्डो को देख के पिघल जाती हैं। इतने में ही एक क्यूट सी लड़की वेरेन वाले वाटरमेलन को देख के शैली को कहती है, एक्सक्यूज मी, ये वाटरमेलन कितने के हैं? शैली कहती है, अच्छा तो तुम वाटरमेलन की बात कर रही हो, एक मिनट में तुम्हें चेक करके बताती हूँ। लेकिन ये लड़की शैली की झन काट देती है और वेरेन की शर्ट पकड़ के कहती है, नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे बताए वाटरमेलन के बारे में। ये लड़की एक तरीके से वेरेन पे लाइन मार रही होती है, इसलिए शैली को बुरा लग रहा होता है। लेकिन वेरेन शैली का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगता है और इस लड़की को कहता है, माफ करना लड़की, लेकिन ये वक्त है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी के लिए। और हडसन ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है, वेरेन से जिसे अभी कस्टमर के साथ डील करनी चाहिए थी वो अभी रोमांस कर रहा है। अगर ये एंशन होता तो अब तक मैं इसे काम से निकाल देता। जितना मैंने सोचा था इस बार भी हम उतनी सेल नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ है एली जैंग, जो बिना किसी परेशानी के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इस बंदे ने मुझे फाइट में भी हराया था, मुझे लगता है ये बंदा उस लायक है। और जो लड़की अभी वेरेन पे लाइन मार रही थी वो अभी एली के पास चले गई होती है लाइन मारने के लिए। तो खैर अभी यहाँ पे यही सब कुछ चल रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे मैनेजर किम भी आ चुके होते हैं, और मैनेजर किम ने स्पेशल वो फ्रूट्स खरीदे होते हैं जो वेरेन चे के नाम से बिकते हैं। एली मैनेजर किम को देख के कहता है, अरे अंकल क्या आप यहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो? मतलब एली मैनेजर किम को भी अपने बिजनेस में शामिल करना चाह रहा होता है। हालांकि ये तो सिर्फ एली की एक बात करने की ट्रिक होती है, मैनेजर किम कभी भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैनेजर किम बहुत ज्यादा अमीर हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैनेजर किम चाहे तो अंधा पैसा कमा सकते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, एली जैंग आज मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। मैनेजर किम अपने कोट की जेब से एक फोटो निकाल के एली को देते हुए कहते हैं, पहले मैं इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है तुम इन लोगों को जानते हो। ये जो फोटो में दोनों बंदे हैं इनको गलत इल्जाम में फंसा दिया गया है। वैसे भी ये दोनों चाइना से यहाँ पे आए थे, इन दोनों के यहाँ पे कोई ज्यादा जानने वाले नहीं है, इसलिए इनको फंसाना आसान था। इन्हें एक खून के इल्जाम में फंसाया गया है और इनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जो इन्हें बेगुनाह ठहराते हैं। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर भी अभी वर्कर्स के लिए काम कर रही है, इसलिए लगता है मैं इस मामले के बीच में दखल नहीं दे सकता हूँ। और एली जैंग को अभी याद आ रहा होता है कि इन दोनों बंदों ने पहले एली जैंग से बात करी थी और कहा था कि ये वर्कर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। इसलिए एली को अभी ऐसा लग रहा होता है कि अगर एली ने इन दोनों को पहले ही रोक लिया होता तो ये दोनों जेल ना जाते। यानी कि एली इन दोनों के जेल जाने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। और इसलिए मैनेजर किम से कहता है, अंकल अभी अभी आपने जो मुझे कहा, क्या आप मुझे वो और ज्यादा डिटेल में बता सकते हो? और मुझे लगता है यहाँ से एक नए लफड़े की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पे डैनियल मिलने के लिए आ रखा होता है गन पार्क से। डैनियल गन से मिलके कहता है, गन काफी समय बाद दिख रहे हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस बार तुम मुझसे मिलने के लिए मान जाओगे। मैं पहले भी कई बार आया था लेकिन हर बार तुमने मिलने से मना कर दिया था। गन कहता है, हाँ मैं कुछ जानना चाह रहा था, आखिर तूने यूजिन को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी? जब यूजिन मुझसे फाइट करने के लिए आ रहा था अपने बंदों के साथ तो तूने यूजिन को गलत जानकारी दी थी मेरे अड्डे के बारे में, और मैं यही सोच रहा था कि आखिर तूने ऐसा क्यों करा, इसलिए मैंने तुझे अपने से मिलने दिया। डैनियल कहता है, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि यूजिन एक बुरा इंसान है। यूजिन तुम्हारे हाइड आउट के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैं उसको तुम्हारे हाइड आउट के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है हमें अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए और बुरे लोगों को सजा देनी चाहिए।
चाहिए और इसीलिए मैंने तुम्हारे हाइड आउट के बारे में यूजिन को नहीं बताया था। गन बहुत ही डिसअपॉइंट होके कहता है, काफी निराशाजनक है। तो ये वो रीजन था जिस वजह से तूने ऐसा करा? डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, मैंने साथ ही साथ में ऐसा इसलिए भी करा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें चोट ना आए। और गन डैनियल की ये बात सुन के एक स्माइल के साथ कहता है, अबे ओए पागल, मुझे मर्दों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। डैनियल कहता है, लेकिन गन, मैं भी तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने चार्ल्स चोई के सारे इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिए हैं। तो तुम चाहते तो आसानी से ये सारे के सारे इल्जाम चार्ल्स चोई के सर पे डाल के बच सकते थे। तुम्हें यहाँ पे जेल में आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आखिर उसके बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों करा? गन कहता है, डैनियल पार्क, इस दुनिया में सिर्फ नतीजे मायने रखते हैं। चार्ल्स चोई के साथ चलना ये मेरी अपनी मर्जी थी और जो कुछ भी मैंने सोचा था वो कुछ मैंने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करा है। लेकिन अब तो मुझे ये बोल रहा है कि मैं मरे हुए चार्ल्स चोई के ऊपर सारे के सारे इल्जाम डाल दूं। लेकिन अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डैनियल पार्क, तुझे इतने समय बाद देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ दोबारा वापस मत आइयो। और ये कह के गन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते डैनियल उसको कहता है, गन, सिर्फ एक और बात, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चार्ल्स चोई का साथ दे ही क्यों रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुमने उस जैसे इंसान के साथ काम करना क्यों चुना? गन, आखिर अब तक तुमने कैसी जिंदगी जी है और आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों करा है? आखिर लोग तुम्हें शीरो ओनी क्यों कहते हैं? मुझे सब कुछ जानना है गन। और ऑब्वियसली ये कहते हुए डैनियल की आंखों में आंसू होते हैं। डैनियल की ये सारी बातें सुन के गन हल्का सा पीछे पलटता है और कहता है, जो तू पूछ रहा है। लेकिन इससे पहले कि गन आगे कुछ और कहता, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यानी कि गन डैनियल को उसके सवालों के जवाब देगा, ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार साथ ही साथ में आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरे चैनल से 128 जो वीडियो डाउन हुई थी वो सारी की सारी वापस आ चुकी हैं। और मेरा स्काई ऑफ लाइट वाला चैनल फिलहाल के लिए अभी डिलीट नहीं होगा। फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो फ्यूचर में भी मैं उस चैनल को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि उस चैनल पे मुझे आप सबका भर भर के प्यार मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये स्ट्राइक के चक्कर से पूरा बाहर ही आ जाऊं, कि मुझे कभी स्ट्राइक पड़े ही ना। लेकिन ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर अब यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।